नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। हम सब जानते हैं कि एक दो दिन पहले ही पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर, वो यूएस गए और यूएस से उन्होंने जो बातें कही और एक तरह से फिर से भारत को धमकाया है। अब इसके तो कई मायने हो सकते हैं, इसके कई अर्थ निकल सकते हैं कि मुनीर को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या फिर मुनीर की आड़ में अमेरिका बातें कर रहा है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है हमारे विशेष मेहमान कैप्टन महेश भकुनी साहब को। सर, आपका स्वागत है फिर से। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जय हिंद सर। सर, फिर से मुनीर बोलने लगा है, धमकी देने लगा है। हाँ, मैं यहाँ पर से शुरू करूंगा। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, थोता चना बाजे घना। तो वही चीज है। मुनीर अंदर से पूरा खोखला है, एक खोखले देश की खोखली उपज और खोखला फील्ड मार्शल। विद दिस आई वुड से कि वो अपने को रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपने हमेशा देखा होगा, जो गली में सबसे कमजोर कुत्ता होता है वो सबसे ज्यादा भौंकता है। वो जैसे ही कोई पास से भी गुजरता है भौंकना शुरू करता है। तो अंदर से मुनीर बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि उसने एक सीन देख लिया कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में उसकी और पाकिस्तान की जो हालत बनाई। तो ऐसे समय में आदमी बड़बोलापन करता है, और साथ साथ वो अभी अपने पापा के घर गया है एक किस्म से, जो कि बिग डैड के घर गया है। तो बिग डैड के यहाँ रहने पर उसको पता है कि उसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है अभी, इसलिए वो ज्यादा बोल रहा है। और वहां रह के वो दुनिया को और भारत को सुनाना चाहता है कि हम एक न्यूक्लियर देश हैं, और इसलिए वो न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। उसके पीछे उसका पर्पज ये है कि न्यूक्लियर रिटेलिएशन का जो थ्रेट वो दे रहा है, उससे उसे लगता है कि भारत डर जाएगा। और साथ साथ अपने देशवासियों के लिए भी वो एक किस्म से अपना साहस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लोग, मैं किसी से डरता नहीं। क्योंकि उसको अपनी साख अपने देश में बचानी है, अपनी सेना के सामने बचानी है, और साथ साथ भारत को भी डराना है, डराने की कोशिश करना है। और यूएस के सामने भी उसने ये दिखाना है कि लुक, आई एम अ ब्रेव आर्मी चीफ, और ताकि तभी उस पर अमेरिका भरोसा कर सकता है। एक तो ये है न्यूक्लियर थ्रेट का, कि वो ये कहना चाहता है कि हम एक न्यूक्लियर देश हैं और किसी के सामने हम झुकते नहीं हैं। हम जब जाएंगे न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे, हम उस हालत में फोड़ेंगे जब हमारे पास कोई खतरा मंडराएगा। हम अगर डूबेंगे, कहा है ना कि अगर हम डूबे तो तुम्हें भी डुबा लेंगे सनम। तो वही एक आवारा फिल्म का गाना है, राजकुमार और नरगिस के साथ फिल्माया हुआ। वही वो कहना चाहता है कि आधी दुनिया को हम साथ डुबा देंगे। दूसरा, जो इंडस वाटर ट्रीटी है थी, जो हमने कैंसिल कर दी है, अभी होल्ड में डाल दी है, उसके बारे में उसने भी न्यूक्लियर थ्रेट के बहाने उसने एक धमकाने की कोशिश की है। उसने कहा कि हम पता नहीं 7 या 8 मिसाइल छोड़ेंगे, और न्यूक्लियर अगर भारत ने वहां पर कोई डैम बनाने की कोशिश की तो हम उसको उड़ा देंगे। लेकिन उस बेवकूफ को पता ये नहीं है कि जब वो डैम तोड़ देगा तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। उसने इसलिए वो थ्रेट देने से पहले दोबारा सोचता नहीं है। तो उसने ये कोशिश की है कि अगर डैम को डुबाने की बनाने की कोशिश की भारत ने, तो हम उसको तोड़ देंगे। तीसरा है इसका एक, उसने ये भी बोला है, आपने नोटिस किया होगा न्यूज चैनल के माध्यम से, भारत अगर एक मर्सिडीज है तो हम एक ट्रक हैं। ये एक मेटाफर उसने यूज किया है। ट्रक एक, कहते हैं कि बहुत कम सोफिस्टिकेटेड हैं, हमें बोलना नहीं आता है, या हम एक इलीट क्लास नहीं है। तुम जरूर इलीट क्लास हो सकते हो, आपको बोलना भी अच्छा आ सकता है, आप रिफाइंड हो सकते हो, भारत की तरफ इशारा है। लेकिन हम डम ट्रक फुल ऑफ ग्रेबल हैं, हम टकराएंगे तो मर्सिडीज को चूर चूर कर देंगे। साथ साथ उसने बोला है, पास्ट में आपने देखा होगा कि कश्मीर हमारे गले की दुखती हुई नब्ज है। ये साथ साथ उसके साथ ही वो दिखाना चाहता है न्यूक्लियर पावर के माध्यम से, न्यूक्लियर थ्रेट के माध्यम से, कि हम किसी से डरेंगे नहीं, और कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है, हमारे गले की दुखती हुई नस है। तो दिस इज द वे ही वांट्स टू। साथ साथ वो चाहता है कि फ्यूचर में अगर भारत के कोई मंसूबे हैं हम पर अटैक करने के, मतलब पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, उसके लिए भी कहते हैं ना अंग्रेजी में डिटरेंस, ताकि भारत संभल के करे।
और साथ साथ वो यूएस को भी संदेश देना चाहता है और दुनिया को कि देखो भाई, हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे। कमजोर आदमी की यही बात होती है, वो दुनिया को दिखाना चाहता है ताकि दुनिया भारत को रोके कि देखो भाई, जैसे उस दिन आपको याद है भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से उनके उपराष्ट्रपति का फोन आया था, कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन मोदी जी ने क्लियरली बता दिया कि उनके 2-3 बार कॉल करने के बाद जब मोदी जी फ्री हुए, उन्होंने बता दिया कि इसको कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। तो साथ साथ वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ किया तो हम देख लेंगे आपको, और अपने आप को बराबर का बनाने के लिए कि हम तुमसे कम नहीं। तो दिस इज द वे ही वांट्स टू कम्युनिकेट। यस मैम। यस सर, मुनीर यूएस में है, पता नहीं कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए गया है वहां पे, और वहां जाके इस तरह की वो बातें कर रहा है। मतलब क्या अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है सर, जिस तरह से टैरिफ का अभी वॉर चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में? जी निश्चित रूप से मैम, निश्चित रूप से। अब वो कि एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने बहुत पहले एक वीडियो देखा हो, एक छोटा सा पपी किसी मालिक की गोद में है, जब भी वो मालिक की गोद में जाता है तो और लोग जो नजदीक आते हैं उन पर भौंकना शुरू करता है। जैसे ही मालिक वहां से हटता है वो भीगी बिल्ली बन जाता है। तो अमेरिका की जमीन पर रह के मुनीर हमको परमाणु की धमकी दे रहा है। वो मैंने बता दिया कि क्या क्या कारण है उसके, और साथ साथ क्या है कि अमेरिका उसके कंधे पर हाथ रखे। कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना, ये जो मोहल्ला टाइप पॉलिटिक्स होती है, जो छोटे मोटे गुंडों की पॉलिटिक्स होती है, वो क्या करते हैं कि किसी की गोद में बैठ जाते हैं और वो गोद वाला जो है सामने तो नहीं आता है, लेकिन इसी को छोटे को भड़काए रखता है। तो अमेरिका जो भारत की प्रगति है उसको देख नहीं सकता। अमेरिका हमसे बहुत बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। वो पहला तो ये इसलिए चिढ़ा है कि मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि किसी ने मध्यस्थता की, नहीं की मध्यस्थता किसी ने, वो तो बड़बोलेपन से अपने आप को नोबेल पुरस्कार देने के लिए वो कह रहे हैं। दूसरा, हमने टैरिफ को नहीं माना, हमने कहा हम इंडिपेंडेंट मेक इन इंडिया पर भरोसा रखते हैं और किसी भी रूप में हम झुकेंगे नहीं, तो उसने 50% टैरिफ कर दिया। तीसरी बात, वो पाकिस्तान के माध्यम से, क्योंकि अगर किसी छोटे देश को आप आगे बढ़ा चढ़ा के करते हो तो इंडिया को वो एक किस्म से उसकी बातचीत के टेबल पर लाना चाह रहा है ताकि भारत झुक के बातचीत करने को तैयार हो। चौथा, वो ये भी देखता है कि हम लोग, भारत अभी चाइना के नजदीक जा रहा है, क्योंकि चाइना भी इंडिया को अभी किसी न किसी रूप में स्ट्रेटेजिक रूप से सपोर्ट कर रहा है, खासतौर से टैरिफ के मामले में, व्यापार के मामले में। हमने तो साफ साफ अमेरिका को बता दिया कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, हम अपने किसानों का, मछुआरों का, अपने देश की जनता का हित पहले देखेंगे, किसी भी रूप में नहीं करेंगे। साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कारण है कि मोदी जी किसी भी रूप में अमेरिका, ये ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, राष्ट्रहित और देश की जनता का हित। तो इससे भी ट्रंप चिड़े हुए हैं, तो इसलिए वो उसके कंधे पर, ये पूरा जग जाहिर है कि जनरल मुनीर के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। yes. सर, एक तरह से भारत ने भी, मतलब अभी 1-2 दिन पहले जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारे एयर चीफ मार्शल का भी स्टेटमेंट आया, बाद में आर्मी चीफ का भी स्टेटमेंट आया। तो आर्मी चीफ ने तो सर क्लियरली बोला कि पाकिस्तान जो है वो, या फिर मुनीर जो है वो विक्ट्री हमारी हो गई, ऐसा सबको एक नैरेटिव फैला रहा है। तो ये आग कहीं ना कहीं मुनीर को लग गई, मिर्ची लग गई, और मुनीर ने वहां जाके बोला, अभी ये भी हो सकता है। यू आर वेरी राइट मैम। अभी एक बहुत अच्छी, देखिए हमारी बात यह है कि इसमें बहुत अच्छा टॉपिक चुना है आपने, और इसमें यह है कि हमारे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक स्पीच दी है एक दो रोज पहले, जिसमें उन्होंने एक रणनीति, जो चेस मैच या जो उनकी कार्रवाई बताया इसको, और पारंपरिक युद्ध के स्तर से नीचे एक निर्णायक दौर के बारे में उन्होंने बात की है। साथ साथ उन्होंने ये देखा कि एक जो विक्ट्री है, क्योंकि ये मुनीर अपनी जीत बताते हैं और फील्ड मार्शल बन जाते हैं, तो हमारे सेना प्रमुख ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि ठीक है, अगर वो जीत का दावा करते हैं तो विक्ट्री हमेशा दिमाग से होती है,
जीत हमेशा दिमाग से हम्म। होती है, यानी दुश्मन और जनता दोनों पर विजय का प्रभाव छोड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान की इन बातों को बोला है नैरेटिव मैनेजमेंट। तो ये हम्म। उन्होंने नैरेटिव मैनेजमेंट किया है, किसने? मुनीर ने। और पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान हैं वो इसको एक नैरेटिव मैनेजमेंट के रूप में देख रहा है भारत से। और भारत ने तो साफ साफ इतने बोला कि वी हैव डन जस्टिस। हमारा मकसद था उनके आतंकी ठिकानों को खत्म करना, नेस्तनाबूद करना, जो हमने कर दिया। इस तरह के यस। संदेश वो पाकिस्तान को तो दे ही रहे हैं, सारी दुनिया को दे रहे हैं, साथ साथ ट्रंप को भी दे रहे हैं, और सारी सर देश की इतना सुरक्षा। जी। इतना प्रयास कर रहा है, हो रहा है अमेरिका द्वारा, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, कि भारत कहीं ना कहीं झुक जाए। तो ऐसा लगता नहीं है सर कि भारत अभी झुकेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी वो बोला है कि कुछ लोग दुनिया का बॉस समझते हैं, पर ऐसा हो है नहीं। तो ऐसा एक स्टेटमेंट आया है राजनाथ सिंह का, तो ये बातें जताता है कि भारत झुकेगा नहीं। बिल्कुल मैम। और ये मैं समझता हूं कि हमारे देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल है ये, जब हम किसी के आगे झुक नहीं रहे हैं। हम एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमने कहा कि हमारी सहनशीलता, नम्रता और हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लोग हमारी कमजोरी न समझें। तो पहली बार एक देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा रक्षा मंत्री, और मतलब सारे टॉप क्लास गवर्नेंस जो हमारी हो रही है, कि हम किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि भारत आगे अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति खुद तय करेगा, किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलेगा। इसलिए मोदी जी हर फोरम पर, चाहे वो बनारस में लेक्चर देना हो, बोल रहे हो, चाहे वो अभी बेंगलोर में दे रहे हो, वो दुनिया को भी, हमारे देश को, कि आम जनता को, किसानों को, व्यापारियों को, सबको समझा रहे हैं कि हम स्वदेशी बने और अपना मेक इन इंडिया की भावना को जागृत करें, और किसी भी रूप में हम डरे नहीं। क्योंकि जब हमारा देश का प्रमुख किसी बात से नहीं झुकता है तो देश को भी वो मोरली अपलिफ्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया है यस। कि हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं पिछले 11 साल में, और आगे बनते जा रहे हैं। और मैं यहां पर कहूंगा, जो मैं खुद सोचता हूं कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा पल है, जब अमेरिका को हमने वो दिखाना है कि हम उस पर किसी भी रूप में डिपेंडेंट नहीं है। और शायद हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस बहाने हमारे देश की जनता, हमारे देश के जो भी किसान हैं, जो भी हमारे लोग जो प्रोडक्टिविटी में लगे हुए हैं, वो बढ़ चढ़कर स्वदेशी मूवमेंट को, या मैं स्वदेशी मूवमेंट ही कहूंगा इसे, या मेक इन इंडिया की भावनाओं को आगे बढ़ाएं। और निश्चित ही मैं कहूंगा कि इस भावना के साथ हम विश्व पर राज करेंगे। हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बहुत जल्दी बनेंगे, और हो सकता है 2047 तक हम दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाएं, क्योंकि हमारे पीछे भी अभी पूरी दुनिया हमारे को फॉलो कर रही है। मोदी जी ने इस बहाने पूरी दुनिया को, ब्रिक्स को, जितने भी क्वाड में हैं या जितने भी सम्मेलन हैं, हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं, उनको प्योरली संदेश दे दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। और यही भावना पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के हुक्मरान भी, कुछ लोग वहां की मीडिया भी कह रही है कि भारत झुकने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को डरा के रखा है। और कल परसों आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भी एंड हमारे रक्षा मंत्री और हमारे सेना प्रमुख ने बता दिया कि किसी भी समय अगला युद्ध हो सकता है जिसमें हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेंगे। सर एक बात आपने जैसे बोला कि किसी भी समय युद्ध हो सकता है, लेकिन मुनीर ने बोला कि इस बार हम आक्रमण जो है वो ईस्ट से करेंगे। मैं ये कहूंगा कि वो कहीं से भी करे, भारत की, हमारे, हम के चारों तरह के एक अवैध दीवार है हमारी सेना की, हमारे सेनाओं की, चाहे वो नौसेना है, थल सेना है या वायुसेना है। और बहुत अच्छी बात बताऊं आपको, हमारी प्रिपरेशन हर दिन तैयार है, हमारी सेना अप टू डेट है आज के समय में। और आपको पता होगा अभी रुद्र और 2-3 हमने सेनाएं और खड़ी की हैं, अपने डिविजन्स या कोर्स हमने खड़े किए हैं। वो इसी बात को ध्यान में रखे की हैं कि किसी भी समय में युद्ध होता है तो टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली, मोरली, स्ट्रेटेजिकली हम तैयार हैं। पाकिस्तान ने पहले ईस्ट में बांग्लादेश की तरफ से अटैक किया था ना, तो उसकी मुंह की खानी पड़ी थी। तो वो ख्याली पुलाव बनाते रहें
और खुद जनरल मुनीर खतरे में हैं, वो अपने को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो कुछ न कुछ अपने होशोहवास खो के वो अपने बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका असर हमारी सेना पर, हमारे जो हमारे टॉप लीडर्स हैं उस पर फर्क नहीं पड़ना है। जी सर, बात यही है कि जैसे बताया आप मुनीर ने कि हम ईस्ट से अटैक करेंगे, मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश जो है वहां इन लोगों की कुछ खिचड़ी पक रही है। वैसे मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सुना, बट मैं आपको अपना सिक्स सेंस से बता सकता हूं जो मैंने देखा आज तक, कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए। तो अगर बांग्लादेश से आए। जी मैम, अगर ऐसा होता है तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होगी उनको सबक सिखाने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। इनफैक्ट पिछली बार हमारी डिस्कशन में मैंने शायद बताया हो आपको कि हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सेनाएं एक ट्रिगर को देख रही हैं। देखिए ना, 22 अप्रैल को वो घटना घटी थी, हमारे जब बहनों के सिंदूर उजड़े थे। ये एक किस्म से ट्रिगर था कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का। अगर ये इस बार ये हिमाकत करता है बांग्लादेश की तरफ से, क्या बांग्लादेश जैसे 10 देश आ जाएं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बांग्लादेश को भी पूरा बदला चुकाने की। बांग्लादेश ऐसी हिमाकत नहीं करेगा, बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा ईस्ट से, और पाकिस्तान का तो मिट ही जाएगा। तो हम अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और जहां तक एक बात मैं और कहूंगा कि उसने जो न्यूक्लियर पावर की धमकी दी है, सबको पता है कि हमने हमारा जो किराना, मैं तो कहूंगा कि जिस किराना में उसने रखा था उस जगह का, वो किराना स्टोर की तरह ही था। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे किराना स्टोर होते हैं, वहां तो हमारे जब मिसाइल्स पड़े और ब्रह्मोस मिसाइल पड़ा तो वहां पूरी धरती हिल गई थी और पाकिस्तान में जलजला आ गया था। उनका तो हमने जो प्रमुख द्वार है जहां से वो न्यूक्लियर वेपन्स को ले जा सकते, वो खत्म कर दिया। और उनके, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को भी तो ले जाने के लिए आपको मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए, और साथ साथ एक रनवे चाहिए जिससे वो उड़ान भरेगा। तो वो संभावना नहीं है किसी भी रूप में, उससे पहले ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। राइट, यस। जी, तो ये सर पूरी हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कि अमेरिका पाकिस्तान को यूटिलाइज कर रहा है, मुनीर को यूटिलाइज कर रहा है, और मुनीर उनके जाल में बराबर फंसता जा रहा है। तो जो भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि हम हर चीज के लिए तैयार है, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमेशा। और हम अगर कुछ होता है तो इस बार नहीं छोड़ेंगे, ये भी उतना ही सत्य है। लेकिन जाने से पहले, जैसे कि हमारे सर हमेशा कुछ ना कुछ हमको सुनाते हैं कविता के माध्यम से, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी सर आपकी कविता हो जाए। थैंक यू। ये कविता मैं कुछ दिन पहले कहीं पढ़ रहा था और किसी अज्ञात कवि ने लिखी, कुछ मैंने इसमें मिलाया है। उसका शीर्षक है मैं भारत देख रहा हूं। मैं भारत देख रहा हूं, भीड़ में खोया नहीं है अब भी, कहीं न कहीं से उठती है आवाज। मैं जिंदा हूं क्योंकि उम्मीद जिंदा है। मैं देख रहा हूं एक सैनिक सीमा पर खड़ा है, ना आंखों में नींद है, ना होठों पर शिकवा, सिर्फ मां की मिट्टी की खुशबू से बंधा है। मैं देख रहा हूं एक किसान अब भी बो रहा है, सपनों की फसल बारिश से लड़ता, भूखा रहकर भी पेट देश का भरता। मैं देख रहा हूं एक बच्चा स्कूल जा रहा है, पुराने बस्ते में नया कल रख कर एक उजली सुबह का वादा बना रहा है। मेरा देश बदल रहा है लेकिन सवाल बाकी हैं। कहीं के पर सड़कों पर विरोध है, कुछ लोग कर रहे हैं भारत की खिलाफत, लेकिन हमारे दिलों में शांति है, हमारा झंडा ऊंचा है और हमारा सिर भी ऊंचा है। देश सिर्फ जमीन नहीं, ये एक एहसास है। जब हम सही को चुने और गलत से लड़ें, जब हम धर्म से पहले इंसान बने और जाति से ऊपर राष्ट्र को रखें, या कहना चाहिए दलगत राजनीति से ऊपर राष्ट्र को रखें। देशभक्ति अब नारे नहीं, फिजूल के प्रमाण नहीं, बल्कि परिश्रम मांगती है। सिर्फ भाषण नहीं, परिश्रम मांगती है।
यह एक युद्ध है राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्तों और देश के में पनपे जयचंदों के खिलाफ। भारत कोई किताब का एक पन्ना नहीं, यह हर दिल में लिखी हुई एक कविता है जिसे हमें रोज जीना है और आने वाली नस्लों को सौंपना है। मैं भारत देख रहा हूं, टूटता नहीं, झुकता नहीं, हर चोट से और मजबूत होता हुआ, हर नागरिक के सपनों में पलता हुआ मैं इस भारत को देख रहा हूं। जय हिंद। यस, वो भारत है सर और रहेगा हमेशा, कोई भी ताकत हमें मिटा नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। वंस अगेन, आपने जो भी एनालिसिस किया मुनीर के स्टेटमेंट का, हाल ही में जो मुनीर ने दिया यूएस में जाके, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने अपना टाइम निकाल कर बिजी शेड्यूल में से आज मेरे साथ जुड़े और काफी दिनों के बाद जुड़े हैं। होपफुली हम और टॉपिक लेके आपके साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन जाने से पहले सभी दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि ये वीडियो जरूर देखिए जो एनालिसिस सर ने किया है, और उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।